गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने स्वर संधि पूरा पढ़ा है। स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के 5 भेद जो होते हैं वह सभी हमने देखे हैं। आज हम देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पर आपको व्यंजन संधि की परिभाषा बताई गई है। जब किसी व्यंजन का अन्य व्यंजन या स्वर में मेल होता है तो इस मेल में होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जब किसी व्यंजन का एक तो व्यंजन के साथ मेल होगा या फिर स्वर के साथ, यानी व्यंजन व्यंजन, व्यंजन स्वर या स्वर व्यंजन, इस तरह से उनमें क्या होगा, मेल होगा दो शब्दों में। तो इस मेल में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, उत धन ज्वल। तो त का परिवर्तन किस में हो गया? ज में हो गया और वह शब्द बन गया उज्ज्वल। परिधन छेद, परिच्छेद हो गया, वह शब्द क्या हो गया? परिच्छेद हो गया परिवर्तन के बाद। तो यह इस परिवर्तन के कुछ अलग अलग नियम हैं, वह आज हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, आपकी किताब में आपको इस तरह से बताया गया है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के यहाँ पर उदाहरण दिए हैं और उपयुक्त उदाहरणों में व्यंजन के साथ व्यंजन के मेल अथवा स्वर के मेल से हुई संधि और विकार भी हुआ है। व्यंजन संधि, देखिए यहाँ पर आपको व्यंजन संधि की परिभाषा बताई गई है सीधे सीधे। व्यंजन के साथ अगर व्यंजन और स्वर के साथ अगर स्वर, व्यंजन के साथ अगर स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है और उससे जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, और इसमें आपको पहला नियम बताया गया है कि जब क च ट त प के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा य र व ह में से कोई वर्ण आते हैं तो क का ग, च का ज, ट का ड, त का द और प का व हो जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या समझा, देखिए इसमें क्या बताया गया है। कच टप के बाद अगर कोई स्वर आता है या किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा अथवा य ल व ह आते हैं, मतलब इन कच टप के बाद अगर कोई स्वर आए या फिर तीसरा और चौथा वर्ण आपको पता है वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग, यह हमने देखे हैं, और या फिर य र व हम में से कोई आए तो क का क्या है? क तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे कि देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है कम जब कोई स्वर आए या फिर क्या कहा था कि तीसरा या चौथा वर्ण आए या फिर य र व ह आए। ठीक है, क के बाद, इसमें पहले वर्ण के बाद, तो वह ये क्या है? क ग में बदल जाता है, मतलब पहला वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। वर्ग का पहला वर्ण किस में परिवर्तित हो जाता है? तीसरे वर्ण में। देखिए, अब क का ग में परिवर्तन, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब, ये है उसके वहाँ पर लिखा हुआ था, ये है। ठीक है, क का ग में परिवर्तन हो जाता है, च का ज में परिवर्तन हो जाता है। अब यह देखेंगे क का ग में परिवर्तन किस तरह होता है। दिग्धन अंबर, दिगंबर। ठीक है, वाग धन ईश, वागीश। ठीक है, क के बाद स्वर आ रहा है, इसलिए यह पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यहाँ पर आपको दूसरा नियम क्या बताया है? जब क च ट त प के बाद, यानी वर्ण पहले वर्ण के बाद म अथवा न हो तो क का ड, छ का त्र, न, तो यह क्या है? क का, देखिए, अगर वर्ग का पहला वर्ण है और उसके बाद अगर म या न आता है तो क्या होता है कि वह जो पहला वर्ण है वह पंचम वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, तो अब हम नीचे देखेंगे। देखिए, पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन। संधि के नियम में क च ट त प किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण से संधि होने पर
संधि होने पर क्रमशः ड, द, न तथा म में बदल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि पहला वर्ण अगर किसी भी पांचवें वर्ण में पहला वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन किस तरह से होता है, तो संधि के इस नियम में क्या है, अगर ये पहला वर्ण किसी भी पंचम वर्ण से संधि हो, जैसे देखिए यहाँ पे वाग धन में म क्या है, पंचम वर्ण है, प फ ब भ म, तो इसके म के साथ हुआ है तो इसमें यह जो क है यह अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा, तो यह हो गया वांग में। ठीक है। उत्तधन नयन में न क्या है, पंचम वर्ण है, और यह फिर मिलने पर त थ द ध न, यह जो त है यह अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है। इस तरह से फिर है त संबंधी नियम। त का अगर च छ, यहाँ पर क्या बताया गया है पूरा इसमें, त अगर च छ से मिलता है तो त का परिवर्तन च में होता है, त अगर ज और झ के साथ उसका मेल होता है तो ज में होता है, ट ठ के साथ मेल होता है तो ठ में होता है परिवर्तन, ड ढ के साथ मेल होता है तो ड में परिवर्तन होता है, तो अगर ल के साथ मेल हो तो ल में हो जाएगा, श से त के साथ श अगर आए तो उसका, जैसे यहाँ पर देखिए त धन उत धन श्वास, तो यह त के बाद अगर श के साथ उसका मेल हो रहा है तो उसका परिवर्तन च में हो जाएगा, उच्छ्वास। ठीक है। इस तरह से यह हो गए त संबंधी नियम बताए गए हैं। उसके बाद है म संबंधी नियम। म में क्या है, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म का उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अथवा अनुस्वार हो जाता है। ठीक है। म के बाद अगर कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, अब स्पर्श व्यंजन कौन से है, क से लेके म तक पूरे स्पर्श व्यंजन है। अगर म के बाद अगर कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है तो म का उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अथवा अनुस्वार हो जाता है। म का क्या है, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण या फिर अनुस्वार हो जाता है। जैसे क्या बताया इसमें, अगर म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो यहाँ पर देखिए सम धन गति। ठीक है। सम धन गति, तो म के बाद ग आया, ग क्या है, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है। तो यह जो स्पर्श व्यंजन है अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है। यह जो ग का पंचम वर्ण क्या है, क ख ग घ अड़। ठीक है। तो यह म, तो यह संगति इस तरह से हो जाएगा। समदेह समधन देह, द क्या है, स्पर्श व्यंजन है, और तो फिर यह म में मिलने पर त थ द ध न, संदेह। ठीक है। इस तरह से भी हम इसको लिखते हैं, तो यह संदेह हो जाएगा, न में परिवर्तन हो जाएगा इस म का। ठीक है। जो स्पर्श व्यंजन आएगा उसका पंचम वर्ण यहाँ हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। और समाहार, ह म का क्या है, अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा, संहार हो जाएगा। छ संबंधी नियम। जब पहले पद के अंत में कोई स्वर हो और उसके आगे पद का पहला वर्ण छ हो तो उसके स्थान पर छ हो जाता है। ठीक है। जैसे छ के संबंधी नियम है, जैसे पहले पद में के अंत में कोई भी स्वर हो, यहाँ पर क्या होनी चाहिए, कोई भी स्वर होनी चाहिए। यहाँ पर जब स्वर होगा, जैसे वी में क्या है, ई स्वर है। ठीक है। तो यह क्या है, छ का छ में परिवर्तन हो जाएगा, वि धन छेद विच्छेद। यह हो गया छ संबंधी नियम। उसके बाद है स का श में परिवर्तन, वि धन सम विषम, धन सेक अभिषेक। श का किस में परिवर्तन होता है, इस संधि में, व्यंजन संधि में स का श में परिवर्तन होता है। और न का न, यदि पहले पद के अंत में रू र श हो तो दूसरे शब्द में न आए तो न का बड़ा न हो जाता है। ठीक है। न संबंधी यह नियम है कि अगर पहले अक्षर, पहले शब्द में, पहले पद में, यह पहला पद हो गया, पहले पद के अंत में अगर
रू, र और श आए तो उसका क्या है, बड़ा न हो जाएगा, भूष धन अन भूषण हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह हो गई व्यंजन संधि के नियम। अब उसके बाद क्या है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग कहते हैं। ठीक है, विसर्ग का स्वर के साथ मेल होगा या फिर व्यंजन के साथ मेल होगा तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए विसर्ग संधि, वर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन, धन, रथ, मनोरथ। ठीक है, इसमें ओ में परिवर्तन हो गया। तो अब विसर्ग का ओ में परिवर्तन कब होता है, विसर्ग के पहले अ और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग के पहले अ होना चाहिए और बाद में अ हो या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर य, र, ल, व हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। मन, धन, बल, मनोबल। ठीक है, पय, धन, धर, पयोधर, इस तरह से। अब उसके बाद देखिए विसर्ग का र में परिवर्तन। विसर्ग से पहले अ या आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, अ या आ आएंगे क्या, नहीं, इसके अतिरिक्त कोई अन्य स्वर जैसे ई, उ, कोई भी हो, यह नहीं होंगे। विसर्ग के पहले अ इसमें आएगा जिसमें ओ में परिवर्तन होगा। यहाँ पर कोई अन्य स्वर आए, बाद में कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे नी, धन, धन तो निर्धन। ठीक है, ई है, इसमें कौन सा स्वर आया है, इसमें विसर्ग के समय ई आया है तो र में परिवर्तन हो गया। जब विसर्ग के साथ अ आके अतिरिक्त तो कोई भी वर्ण आता है तो वह ई में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग के साथ अ हो तो वह बाद में ओ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यह हो गया विसर्ग का दूसरा नियम। अब विसर्ग का तीसरा नियम है श, स, श में परिवर्तन। विसर्ग के उपरांत च, छ आए तो श हो जाते हैं। विसर्ग के उपरांत मीन्स विसर्ग के बाद च, छ आए तो श हो जाता है। यदि क, ख, ट, ठ, प, फ आए तो श और यदि त, थ आए तो स हो जाता है। ठीक है, च, छ आए तो क्या होगा, श। जैसे हरि, धन, चंद तो हरिश्चंद। ठीक है, नी, धन, छल, च, छ आ रहा है ना, विसर्ग के बाद क्या है, छ है तो यह किस में परिवर्तित हो जाएगा, श में। यहाँ पर श बताया गया है आपको। ठीक है, श में परिवर्तित हो जाएगा, इसका हो जाएगा निश्चल, इस तरह से। उसके बाद है विसर्ग का अपरिवर्तित रहना। विसर्ग का अपरिवर्तित रहना मतलब विसर्ग जैसा कि वैसा बहुत बार रहता है। जैसे विसर्ग का अपरिवर्तित रहना, कुछ परिस्थितियों में विसर्ग का लोप नहीं होता, जैसे अंतकरण, अंतःधनकरण तो अंतःकरण, प्रातःधनकाल प्रातःकाल। ठीक है, इस तरह से बहुत सी बार क्या होता है, विसर्ग जैसे कि वैसे रहता है। तो यहाँ पर हमारी व्यंजन संधि क्या है, पूरी होती है। थैंक यू।